नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खाद, बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीदते समय रखें सावधानियां। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए जरूरी है कृत्रिम गर्भाधान। किसान भाई कृषि आदान खरीदते समय एक तो इस टाइम वर्तमान परिवेश में जो ये कोरोना चल रहा है, तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है अपन को। साथ ही साथ अपन को ये भी ध्यान रखना है कि संबंधित जो आदान अपन ले रहे हैं, जैसे बीज ले रहे हैं, तो अपन को जो बीज जिस वैरायटी का दे रखा है उसमें बिल में उसका इंदराज होना ज़रूरी है, उसके लॉट नंबर ज़रूरी है और उसकी जो है पैकिंग डेट वो ज़रूरी है। ये अपन देख लें। सोशल डिस्टेंसिंग विशेष रखें। दूसरी बात, अपन जो रसायन जो खरीदते हैं तो उसमें भी जो है उसके बैच नंबर वगैरह ये अपन ध्यान दे लें और इसमें जो है वो कितने ईसी का अपने जो है ना ये रसायन दिया जा रहा है और उसमें कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा अपन काम में ले रहे हैं और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही मात्रा अपन को खरीदनी है। ज़्यादा जो है कीटनाशी अपन को नहीं खरीदना है। उर्वरक में जो है अपन एक तो उसका वजन देखते हैं, भाई ये जो अपन जो उर्वरक का जो बैग ले रहे हैं वो बैग 45 किलो का है, 50 किलो का है, इसका विशेष ध्यान देना है। उसमें भी जो है वो जो दे रहा है विक्रेता अपन को, तो वो जो माल दे रहा है वो भी उसमें बिल में इंदराज जरूर हो, जिससे क्या है कि अपन को इस बात का पता चले कि अपन वास्तव में जो है वो सही आदान खरीद रहे हैं, अपन से किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं कर सके। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा अच्छी साख वाली, विश्वसनीय एवं पंजीकृत दुकान से ही बीज को खरीदें। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। सामान्य तौर से जो बीज काम में लेते हैं उसमें जो है वो 3 तरह के बीज अपने पास होते हैं। जो अपन तो एक तो आधार बीज होता है और एक अपने सर्टिफाइड सीड होता है और एक अपने ट्रूथफुल बीज होता है। तो मार्केट में जो उपलब्ध है बीज वो ज़्यादातर सर्टिफाइड और ट्रूथफुल बीज ही होते हैं। तो सर्टिफाइड सीड जो है वो ज़्यादा कारगर है, उसी को अपन को काम में लेना चाहिए। अपन जो ही मार्केट में घर से रवाना हो तो अपन को या मास्क या फिर अपना जो तौलिया या फिर घर पे जो अपन जिसको आम भाषा में अपन गमछा बोलते हैं वो ज़रूर मुंह पे लगा के जाएं और बार बार जो है अपन हाथ को धोते रहें, साबुन से ज़रूर धोएं। और जो ही मार्केट में अपन जाएं तो भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाएं, थोड़ा सा इंतज़ार करें और अपना जो ही नंबर आए ना वो सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए अपन जो है वो दुकानदार से बात करें। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए।
हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि कहीं बैग कटा फटा तो नहीं है या कहीं से हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा ये भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं शाकनाशी, कीट एवं रोगनाशी रसायन खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो इनको भी बीज एवं उर्वरक की तरह ही विश्वसनीय संस्था से खरीदें एवं खरीदते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य देख लें। जिनके उपयोग की अंतिम तिथि समाप्त हो गई हो उसे कदापि न खरीदें। इनके डिब्बे किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए और रिसाव युक्त रसायन के डिब्बों को भी नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बों की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, बीज, उर्वरक तथा रसायन खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद लेना न भूलें, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मात्रा, मूल्य, बैच नंबर तथा उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी होनी चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर यदि आप बीज, उर्वरक एवं रसायनों की खरीद करते हैं तो आप धोखा एवं नुकसान से बच सकते हैं। साथ ही आप इन कृषि आदानों के प्रयोग से आने वाले समय में अधिक उपज प्राप्त कर लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दुधारू पशुओं के पालन से प्रदेश का हर दूसरे से तीसरा किसान जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर किसान देशी पशुओं को पालते हैं जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधी कई समस्याएं भी आती हैं। ऐसे में अगर किसान भाई इन दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाएं तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इनके दूध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के क्या फायदे हैं और इसे कैसे करवाना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। आज अपन बात करेंगे कि जो हमारे पशु हैं, विशेष रूप से हमारे जो दुधारू पशु हैं, उनकी नस्ल सुधार करें, जिससे हमारा जो पशुपालन का जो व्यवसाय है वो लाभकारी हो सके। इसमें ये ध्यान रखें जो हमारा पशु है वो उसको कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम उसकी नस्ल को सुधार सकते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें मुख्य रूप से जो प्रजनन का सही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो हमारा पशुओं का झुंड है उसमें हम 2 तरह के सांड रखते हैं। जैसे एक आपका टीजर बुल है, जो हमारे जो पशुओं का झुंड है, जो हमारा हेड है, उसमें ये डिटेक्ट करता है, ये पता लगाता है कि ये हमारा गाय गर्मी में है, इसी प्रकार हमारी जो ये बच्चियाँ गर्मी में है। तो ये सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु वास्तव में गर्मी में है या हीट में है या नहीं।
उसके बाद किसान भाइयों, आपके जो उन्नत नस्ल के सुधार के नियम के अनुसार हमारे जो भी पशु चिकित्सक हैं या जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो पशु चिकित्सक है, उनको आप उनकी मदद से आप उनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए बुला सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि जो हमारा सीमन है, जो पशु का गर्भित कराने वाला जो वीर्य है, वो उत्तम सांड का होना चाहिए। तो उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और उसमें जो कृत्रिम गर्भाधान में जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, उसमें मुख्य रूप से हमारे पशुपालक भाई ये ध्यान रखें कि सबसे पहले जो हमारी ब्रीड का चयन करें, उसके बाद उसका जो सीमन स्ट्रा है उस पर उसकी जो उस पर तारीख लिखी होती है उसको चेक करें कि कब ये इसकी पैकिंग हुई है। इसी प्रकार उस स्ट्रा को जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन का जो हमारा सिलेंडर है जो है उसमें से निकालें। उसके बाद वो एक थाविंग की प्रक्रिया होती है कि जो हमारी स्ट्रा है उसको आप सामान्य वातावरण में जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अनुसार उसको लाएं। पहले गर्म पानी करें, उसमें उसको स्ट्रा को उसमें डालें, उससे ये थाविंग की प्रोसीजर पूरी होगी। इसके बाद किसान भाई मुख्य रूप से जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु को अच्छी तरह बांध दें या सो हमारा सर्विस क्रेट है उसमें खड़ा करें। उसके बाद उसको जो उसका गुदा द्वार है वहाँ से उसको एनिमल डंग है जो गोबर है उसको निकालें। और उसके बाद जो आपकी जो इंजेक्टर गन है उसको उसके माध्यम से स्ट्रा का जो सीरा पहले आप कैंची से काटें। उसके बाद उसको जो स्ट्रा है उसको लोड करें गन पे, और उसके बाद उसको उसकी योनि है उसमें उसको बड़ी सावधानी से इंजेक्ट कराएं और उसको सर्विस का जो मुख है वहाँ उसको गर्भनाल में उसको छोड़ें। तब जाके हमारा ये जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय व भैंस की परीक्षा कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है। परंपरागत विधियों में मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन के बाद मद में न आना आदि शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। तो ये इन बातों का किसान भाई ध्यान रखें तो उसकी जो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो दर है या उसकी जो सक्सेस दर है वो सही रहेगी। और हमारा जो पशुपालन का जो हमारा ब्रीडिंग का प्रोग्राम है वो सफल होगा। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहां पर रुकेंगे। एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। जो किसान खरीफ भिंडी की बुआई में रुचि रखते हैं, उनके पास खरीफ भिंडी की बुआई का समय है। कृपया ध्यान रखें, बुआई किस्मों के अनुसार उचित दूरी पर होनी चाहिए। भिंडी की किस्में पूसा मखमली, पंजाब पद्मिनी, पूसा A4, पूसा सवानी, DBL 175। जून के दौरान किसान अधिक वर्षा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उठी हुई क्यारियों में नर्सरी का पौधा लगाएं। बैंगन की किस्में
PBL 232, PBHSR 31, अर्का निधि और ग्रीन हाइब्रिड अर्का हर्षिता, अर्का आनंद। मूंगफली की बिजाई के लिए जून माह का पहला पखवाड़ा उपयुक्त होता है। मृदा परीक्षण के आधार पर किसानों को अंतिम जुताई से पहले किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर मिलाने की 250 सलाह दी जाती है। सफेद लट के नियंत्रित करने के लिए मूंगफली के बीजों को क्लोथियानिडीन 50 WDG 2 ग्राम या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 3.0 मिली प्रति किलो बीज को उपचार करें। तापमान में वृद्धि के कारण मिर्च की फसल लीफ कर्ल और मोजेक रोग से प्रभावित होती है। रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथोएट 30 EC 1.0 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी पूरी कर लें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों का प्रबंधन के लिए डाइमेथोएट 30% EC 1.0 मिली या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला धौलपुर की कृषक साधना सिंह ने। यह फसलों के बचे अवशेषों से मूल्य वर्धित वस्तुएं बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहती हैं। तो साधना सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट्स की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो ड्राई फ्लावर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, फ्लावर स्टिक्स, ग्रीटिंग कार्ड इत्यादि बनाए जाते हैं। तो इनमें से एक प्रोडक्ट है फ्लावर अरेंजमेंट या पुष्प की साज सज्जा। तो उसी से संबंधित आज हम बात करेंगे कि ये फूलों की सज्जा कैसे की जा सकती है और कैसे हम इसको बना सकते हैं और इसमें किस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्लावर अरेंजमेंट है जो वो हम जो बनाते हैं वो बैम्बू बास्केट में बनाते हैं। ये इस तरह की बैम्बू बास्केट्स बाजार में उपलब्ध हो जाती है। इसमें बीच में जड़ने के लिए हम फ्लोरल ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये भी फ्लोरिस्ट शॉप्स पर दुकान पे आमतौर पे 20 से 40 रुपए की ये एक ब्रिक मिल जाती है। इसको आपने कटर से काट के बास्केट के हिसाब से आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। छोटी बास्केट है तो आपको छोटा पीस काटना होगा और बड़ी बास्केट के हिसाब से बड़ा पीस। अब जैसे इसको हमने बास्केट में बीच में भर दिया है तो ये पूरी तरह से दबा दबा के थोड़ी भरनी है ताकि ये लूज ना रहे और इसमें से कोई फूल गिरे नहीं। इसके बाद हम बास्केट को भरना शुरू करते हैं। शुष्क पुष्प निर्यात में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है क्योंकि यहाँ कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। शुष्क पुष्प से केवल फूल की नहीं बल्कि शुष्क तना, बीज, कलियां आदि भी हैं। तो ड्राई फ्लावर्स में बहुत सारी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है, कुछ वाइल्ड मटेरियल है और कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी है। अगर ड्राई फ्लावर क्रॉप्स की बात करें तो हेलिक्राइसम, गोम्फ्रीना इत्यादि से आप ये बास्केट भर सकते हैं। कुछ ग्रासेस भी हैं जिनको हम स्पेशली इन बास्केट्स को भरने के लिए उगा सकते हैं और जिनमें से एक बास्केट के ये जो हम बात कर रहे हैं ये देख सकते हैं आप, लेगुरस एक ग्रास होती है जिसको स्पेशली हम ड्राई फ्लावर्स के लिए उगाते हैं और इसमें ये इसका नेचुरल कलर है और ये अलग अलग कलर ग्रीन, पर्पल और येलो इसमें आर्टिफिशियली हमने फैब्रिक कलर से डाई किया है और इस तरह से ये बास्केट देखिए ये कितनी सुंदर इस तरह से ये बास्केट बन जाती है। अगर एक और ग्रास की बात करें तो ये जो ग्रास है ये ब्रीजा ग्रास है। ये साथ में हमने लेगुरस के साथ ब्रीजा का थोड़ा सा टच दिया है
और इस तरह से ये ग्रास अगर आप पंखे के नीचे रखते हैं तो ये हल्की सी हिलती रहेगी। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वेकिंग ग्रास। ये हिलती रहती है तो बहुत लाइवली इफेक्ट देती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई लिविंग मटेरियल आपके रूम में सजा हुआ है। तो ये क्वेकिंग ग्रास है, ये लेगुरस है और ये ब्रोमस ग्रास है। ये झाड़ू वाली घास इसको बोलते हैं। बेसिकली नहीं होती है ये झाड़ू वाली, झाड़ू के लिए एक और घास इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका नाम भी ब्रोमस ग्रास है, जिसे कि ब्रोम ग्रास भी बोलते हैं। इसको भी स्पेशली ड्राई फ्लावर के लिए कल्टीवेट करते हैं। तो ये सभी तरह के बीज भी हमारे पास उपलब्ध होते हैं और हम इनको किसानों को या महिलाएं जो भी इसकी खेती करना चाहते हैं उनको ये हम दे सकते हैं। तो ये 3 ग्रासेस हमारी मेन हो गई जिनसे हम ये ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वेस्ट की, तो मक्की का छिलका पूरे भारत में आराम से मिल जाता है ना, और इसके कई तरह के फूल और कई तरह के डिज़ाइन हम बना सकते हैं। अगर इस बास्केट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं सारे के सारे मक्की के छिलके का अलग अलग तरह के फूलों के डिज़ाइन का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ही एक क्रॉप आती है बाजरा, जिसे प्राय खाद्यान्न फसल के रूप में लगाया जाता है, लेकिन हम इसे स्पेशली ड्राई फ्लावर क्रॉप के लिए फील्ड में उगाते हैं। तो ये ड्राई फ्लावर बास्केट जो है ये बाजरा से बनाई गई है। बाजरा को ही अलग अलग रंगों में रंग किया गया है और एक बीच में आप देखेंगे ये अलग टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस आप देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, ये चरी है, चरी या ज्वार। तो ज्वार भी एक खाद्यान्न फसल है और ये ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी फसल है। अगर आप एक और अरेंजमेंट देखें तो ये सारी की सारी ज्वार से बनी हुई है और अगर आप इसको देखेंगे ये मटेरियल बिल्कुल भी टूटता नहीं है। 10-15 साल तक ये मटेरियल ऐसा ही रहता है और इससे बहुत अच्छी बास्केट बना सकते हैं। आप कहीं भी इसको भेज सकते हैं, ये टूटे हुए बिना, बिखरे बिना कहीं भी आप इसको मार्केट भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाइल्ड है, हमारे नेचर में उपलब्ध है, तो उससे भी हम ड्राई फ्लावर बास्केट भर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस बास्केट की, तो ये हमारी एनाफेलिस से बनाई गई है। यह एक तरह का खरपतवार ही है जो जंगलों में पाया जाता है, जड़ी बूटी है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और हमने इसको डाई किया है। तो ये इस तरह से एनाफेलिस की बास्केट बनी है और इसमें बीच में आप देखेंगे तो ये पाइन कोन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ये भी नेचुरली मिल जाते हैं यहाँ पे। और अगर हम पाइन कोन नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी तरह की फ्लावर अरेंजमेंट में कोई बर्ड इत्यादि आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। और ये भी जो बास्केट बनाई गई है ये भी एनाफेलिस की ही बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत बास्केट बनाई गई है। तो इसमें बिल्कुल जो आपकी नेचुरल वेल्थ है उसका प्रयोग किया गया है। और अगर आप इनको मार्केट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स में इनको डाल सकते हैं और भारतवर्ष में कहीं भी आप इसको भेज सकते हैं। इस तरह के ये बास्केट में रखी हुई प्लास्टिक में ये देखने में भी सुंदर लगती है और इस पे धूल भी नहीं बैठती है और इसको मार्केट करना भी बहुत आसान हो जाता है। सूखे फूलों को आप ऑनलाइन बड़े आराम से बेच सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी। ज्यादातर सूखे फूलों का व्यापार ऑनलाइन ही किया जाता है। जहाँ तक बात आती है कि इस तरह की बास्केट बनाने से कितना आपको मुनाफा हो सकता है, तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि इस तरह की बास्केट हमें बाजार में ये 10-12 रुपए की प्राय उपलब्ध हो जाती है। जो इसमें हमने फ्लोरल ब्रिक की बात की थी जिसका डाला था, वो भी 10-12 रुपए की इतनी बास्केट में लगती है, उससे ज़्यादा नहीं लगती है। और फूल आप पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आपने बिल्कुल नेचर से ही कलेक्ट किया है तो उसमें मिनिमम खर्चा होता है। खासकर अगर आप जो मक्की के छिलके पे जब फूल बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल मिनिमम कह सकते हैं ज़ीरो, सिर्फ डाई का खर्चा उसमें आता है और बाकी आपकी मेहनत है। तो फूलों पे एक तरह से कोई खर्च नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने फूलों को कल्टीवेट किया है तो ऑलमोस्ट 10 रुपए ही इन फूलों को कल्टीवेट करने में आएंगे, यानी कि 10 रुपए की बास्केट, 10 रुपए की ब्रिक और 10 रुपए के फूल, यानी कि 30 रुपए की जो आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट को हम इस बास्केट को 100 रुपए का बेचते हैं। यानी कि प्रति बास्केट एक आम महिला 70 रुपए कमा सकती है और दिन में भी अगर वो 5 बास्केट्स भी बनाती है तो 300-350 से लेकर 500 रुपए प्रतिदिन वो अपने खाली टाइम में बैठकर कमा सकती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।